तो आज मैं आप लोगों को मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था टेलीग्राम पे कि मैं आप लोगों को डेली थर्ड सेमेस्टर का पेपर हिंदी विषय में आप लोगों को 2016 से लेकर के 2023 तक के जितने भी अति लघुत्तरी प्रश्न हैं आज उन्हें हम सॉल्व कराएंगे। और जल्दी से सभी बच्चे लोग आ जाइए ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और जल्दी से बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है नहीं, और वीडियो को जल्दी से शेयर करो कि मैम आ गई हैं और आप लोग भी जल्दी से आ जाएं। तो चलिए आइए और बताइए। का प्रश्न है 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए उसका वाक्य में प्रयोग लिखिए। फिर पूछा है ता था दा धा का उच्चारण स्थान क्या है। आग और हाथी का तत्सम रूप बताइए। उपकार के बदले दिए गए या किए जाने वाले उपकार को हम क्या कहते हैं। किसी भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है, मात्रा किसे कहते हैं। तो एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 12 बाट होना। 12 बाट होना का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, यानी कि लड़ाई झगड़ा करना, भाई भाई में लड़ाई होना। ठीक है, लड़ाई झगड़े करना यानी अलग हो जाना। ठीक है, क्या होना, बंटवारा होना, अलग होना, तितर बितर होना, लड़ाई झगड़े करना। ठीक है, तो वाक्य होता है भाई भाई की लड़ाई ने सोनू और सोहन को 12 बाट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका था कि ता था दा धा ना का उच्चारण स्थान क्या है। तो ता और था और दा और धा और ना मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो आपके उच्चारण स्थान होते हैं कौन से होते हैं, क च ट त प। ठीक है, का जो है ये का वर्ग क्या होता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो ता किस में आया, दंत में आया। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, दंत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि आग का तत्सम क्या होता है। तो तत्सम और तद्भव मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो आग का तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है। ठीक है, इसको संस्कृत भाषा में अग्नि कहते हैं। तत्सम क्या होते हैं, जो डायरेक्ट संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं वो तत्सम ही तो कहलाते हैं। हाथी का तत्सम रूप क्या होता है, हस्ती। क्या होता है, हस्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि उपकार के बदले किया गया उपकार, यानी उपकार के बदले जो आप उपकार करते हो उसे हम प्रत्युपकार कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्युपकार कहते हैं। ठीक है, ये प्रत्युपकार से बना है और एक साथ बना दिएगा तो प्रत्युपकार कहलाया। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि भाषा का जो अनिश्चित स्वरूप होता है वो क्या होता है। तो भाषा का अनिश्चित जो स्वरूप होता है वो अनौपचारिक भाषा होती है। कौन सी भाषा होती है, अनौपचारिक भाषा होती है। ठीक है, चलिए अभी आप पढ़ो, जब मैं रिवीजन कराऊंगी तब क्वेश्चंस को छिपा दूंगी, आपको उसका आंसर देना होगा। अभी आप आंसर दीजिए। हाँ जी, माहिल खान सॉरी माहिल खान जी, मेरी डेली क्लासेस होती हैं। अगला और 2016 का अति लघुत्तरी प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर। स्वरों का, यहाँ पर कहा गया कि मात्रा किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि स्वरों का प्रयोग जब हम व्यंजकों के साथ कुछ चिन्हों के रूप में करते हैं, जैसे आपने लिखा का, तो इसमें कौन सा चिन्ह छिपा हुआ है, छोटा आ की मात्रा यहाँ पर छिपी हुई है। ठीक है, का बोलते हैं, यानी बड़े आ की मात्रा छिपी हुई है। तो जब स्वरों का प्रयोग जब व्यंजकों के साथ कुछ चिन्हों के रूप में किया जाता है तो ये चिन्ह की मात्रा क्या कहलाती है, ये चिन्ह जो है मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, क्या होता है कि स्वरों का प्रयोग जब व्यंजकों के साथ कुछ चिन्हों के रूप में किया जाता है तो ये चिन्ह क्या कहलाते हैं, मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, और मात्रा आपको पता है 3 प्रकार की होती हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, चलिए अब 2017 का पेपर हम शुरू करते हैं। 2017 के पेपर की बात करते हैं तो ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहीं पे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। अगला देखिए 2017 में देखिए बहुत क्वेश्चन आसान आसान आते हैं, आप आराम से कर लोगे। कि हरिऔध जी का पूरा नाम क्या था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। बहुत बड़ी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, उन्नति और कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द, सावन और किसान का तत्सम रूप, आंसू काव्य के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, पता होगा आपको। आकाश से तारे तोड़ लेना, मुहावरे का अर्थ बताते हुए अपने वाक्य में भी इसको प्रयोग करना है। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है। तो सारे के सारे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट कवि हैं और उनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जन्म है, सभी करा दिए हैं मैंने। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। तो हरिऔध जी का पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। ठीक है, आपको इतना ही आंसर देना है। लेकिन मान लो आपसे पूछा गया कि इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। तो 15 अप्रैल 1865 में इनका जन्म हुआ था और 16 मार्च 1947 में इनकी मृत्यु हुई। ये जो हरिऔध जी हैं ये हिंदी साहित्य के महान लेखक भी थे और एक बहुत बड़े अच्छे अध्यापक भी थे, ये टीचर भी थे। इसके साथ साथ ये कवि भी थे, निबंधकार भी थे और संपादक भी थे। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, इन्हें जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में कार्य किया है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं, ठीक है, ये हिंदी साहित्य में इनका क्या योगदान रहा। तो ये एक महान लेखक थे, ये अध्यापक थे, कवि थे, निबंधकार थे, संपादक थे। पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में किसने कार्य किया। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने कार्य किया। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके कवि हैं जिनसे तोड़ फोड़ कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि उन्नति का विलोम या विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। विपरीत कहो यानी उल्टा कहो या विलोम शब्द कहो, बात एक ही है। तो उन्नति का क्या हो जाएगा, अवनति। ठीक है, कृपण शब्द का विलोम या विपरीतार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो कृपण का होता है दानी। ठीक है, कृपण जो एकदम कंजूस होते हैं ना, और दानी मतलब देने वाला। अगला है उत्तर नंबर 8 यानी प्रश्न 8 आपका था कि सावन शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो सावन श्रावण को कहते हैं। ठीक है, किसान शब्द का तत्सम रूप क्या है, कृषक है। और ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा था कि आंसू जो है वो किसकी काव्य रचना है। तो आंसू जयशंकर प्रसाद जी की लिखित काव्य रचना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखित क्यों जोड़ा, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि एक लिखित काव्य रचना है आंसू, किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की। कभी कभी पूछ भी लिया जा सकता है, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में बताया। बात करते हैं उत्तर नंबर 10 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या था कि आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का मतलब क्या है। देखिए मैंने ये जो मैंने पीडीएफ तैयार की है, पता है क्यों तैयार की है, इसलिए मैं आपको शो कर रही हूँ कि क्योंकि आपको जब भी आंसर देना होगा सेम ऐसे ही लिखना है। बस आपको ध्यान क्या रखना, मैंने थोड़ा अपनी पीडीएफ को कलरफुल बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाए। जब चीज़ें कलरफुल होती तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ना, तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाए, इसलिए मैंने इसको कलरफुल बनाया। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में रेड और ग्रीन पेन का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक स्केच पेन, ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ करना है। ठीक है, इन दोनों कलर वाले पेन के अलावा यानी ब्लैक और ब्लू कलर के अलावा आपको कोई भी नहीं यूज़ करना है। मैंने अपनी पीडीएफ को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, अट्रैक्ट बनाने के लिए, ठीक है, आकर्षक बनाने के लिए मैंने इस तरीके से बनाया है। ठीक है, चलिए आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का मतलब क्या है, असंभव काम करना, यानी जिससे आपको कभी किसी से भी आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई ये इतना असंभव काम कर लेगा। ठीक है, सोचा नहीं होगा कि ये इतना बड़ा तीर मार देगा, वो अगर कोई काम कर लेता है तो आकाश से तारे तोड़ने के बराबर ही होता है। जैसे दीपक जैसे आलसी व्यक्ति क्या होते हैं, पढ़ते लिखते नहीं, बस बेड पर पड़े रहते हैं। तो दीपक जैसे आलसी व्यक्ति द्वारा आईएएस की परीक्षा में सफल होना आकाश के तारे तोड़ने के समान है। बिल्कुल है, क्योंकि एक तो वो आलसी इतना है, ऊपर से उसने आईएएस को पास कर लिया है ना, तो इस तरीके से असंभव काम करना। अगला क्वेश्चन आपका था जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है कि हिंदी जगत में किसको महाप्राण कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसको महाप्राण कवि के रूप में जाना जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण कवि के रूप में, क्यों इन्हें महाप्राण कवि के रूप में जाना जाता था पता है आपको, क्योंकि इन्होंने अपनी कविता में, अपने जो कविता इन्होंने लिखी थी उसमें सबसे ज़्यादा महाप्राण व्यंजकों का इन्होंने इस्तेमाल किया है, इसलिए इन्हें महाप्राण कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ओहो उषा जी ने मेरे लिए खीर बनाई है, अरे वाह, ठीक है उषा जी, मैं आपके घर आती हूँ खीर खाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। रीना प्रजापति बहुत अच्छे से, ये कल से पीएम ही बनने वाली हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। हाँ चलिए देखिए 2017 ये आपका जो बैक पेपर हुआ था ये वो वाला है। ठीक है, सभी ऐड किए मैंने। यहाँ पर देखिए पहला है उत्साह और चितेरा शब्द का तत्सम स्वरूप बताना है। उत्साह जिसे हम उत्साह बोलते हैं, है ना, तत्सम उत्साह बोलते हैं। ठीक है, जो सबके उपयोग के लिए हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा को से बोल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। आकाश का चांद हाथ आना मुहावरे का अर्थ क्या है। वीणा वादिनी वर दे पंक्ति के रचयिता कौन है। चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रमुख समास के नाम लिखिए। और आपको पता है कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 6 नंबर के होते हैं, यानी हर एक प्रश्न 1-1 नंबर का होता है और 6 प्रश्न होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था कि उत्साह का तत्सम शब्द रूप क्या है। तो उत्साह का तत्सम शब्द रूप क्या है, उत्साह होता है। ठीक है, और चितेरा शब्द का तत्सम शब्द रूप क्या होता है, चित्रकार होता है। जैसे मैंने लिखा है ये देखिए, आपको यहाँ पर देखिए मैंने ब्लैक और ब्लू पेन से यूज़ किया है, यहाँ पर ब्लू स्केच पेन यूज़ किया है। तो आपको ऐसे ही यूज़ करना है, ऐसे ही लिखना, बस इतना ही आंसर ऐसे देना है, कॉपी को बढ़िया तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही साफ सुथरी कॉपी आपको लिखना है। ये कॉपी कैसे लिखी जाएगी उसका भी ये समझ लीजिए एक उदाहरण है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका है कि जो सबके उपयोग के लिए हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो सबके उपयोग के लिए हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? सार्वजनिक। सार्वजनिक जो सबके उपयोग के लिए, यानी ऐसी वस्तु जो सब जिसका उपयोग करें, सभी लोग, दुनिया के सभी लोग, तो क्या हो जाएगी? वो सार्वजनिक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला है नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल। नील कमल सी मुख प्रभा, ठीक है, तो यहाँ पर एक उपमा बताई जा रही है किसकी? कमल की। ठीक है, नील कमल सी मुख प्रभा, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर किसी से क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, योजक चिन्ह भी लगा है, कंपेयर भी किया जा रहा है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आकाश का चांद हाथ आना, ये मुहावरा है आपका, और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु मिलना। ठीक है, क्या होता है? दुर्लभ वस्तु मिलना, यानी हम इसके वाक्य का अगर प्रयोग करेंगे तो तुम्हें अत्यधिक प्रसन्न देखकर लगता है आकाश का चांद तुम्हारे हाथ आ गया, यानी तुम्हें कोई ऐसी वस्तु मिल गई कि जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और वो तुम्हें मिल गई, ऐसे लग रहा है, तुम इतनी खुश हो कि जैसे लग रहा है कि आकाश का चांद तुम्हारे हाथ आ गया हो। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सरस्वती वंदना जो वीणा वादिनी वर्दे, ये कौन सी है? सरस्वती वंदना। अगर आपसे कभी पूछा भी जाएगा कि वीणा वादिनी वर्दे ये क्या है, तो ये एक सरस्वती वंदना है। ये आपके क्वेश्चन में नहीं था, मैंने ऐड किया है इसको। ठीक है, ये एक सरस्वती वंदना, आपको पता है वीणा वादिनी, वीणा किसके हाथ में होती है? सरस्वती जी के, ऐसे ही याद रख लें, सरस्वती वंदना है। ठीक है, तो इसके रचयिता पूछा है, तो इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्दिक, चतुर्दिक देखिए, चतुर का मतलब ही होता है चार, और जहां पर क्या हो? पूर्व पद संख्यावाची हो। ठीक है, चार दिशाओं का समाहार क्या कहलाता है? चतुर्दिक। तो जहां पर संख्या की बात की जा रही हो, वहां पर कौन सा समास हो जाता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, अब देखिए यथा विधि, मैंने आपको बताया था, जहां पर यथा आ जाए वहां पर, जैसे यहां पर क्या है? यहां पर उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, और यथा का मतलब जहां पर उपसर्ग हो, जहां पर अव्यय हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अव्ययी भाव अलंकार, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, तो यहां पर यथा का मतलब होता है अनुसार, तो यथा विधि यानी विधि के अनुसार। ठीक है, तो यथा क्या है? एक अव्यय है, इसमें अव्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? अव्यय का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आप देखिए 2018 का पेपर शुरू होता है, 2018 का देखिए क्या क्या क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कोकिल और कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। ठीक है, कोकिल यानी कोयल जो होती है, कूप मतलब कुआं, प्र और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। समुद्र शब्द के चार पर्यायवाची लिखिए। एक दंत और नीलकमल में समास कौन सा है? तो आपको इतना पता चल गया कि समास, ठीक है, उपसर्ग, समास उपसर्ग कई बार आया है, और इसके साथ साथ तत्सम तद्भव, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। समास उपसर्ग तत्सम तद्भव, समझ में आ गया? यहीं से क्वेश्चन आपके बार बार आ रहे हैं। इसके साथ साथ मुहावरा और लोकोक्तियां, तो समास, तद्भव, तत्सम, उपसर्ग, लोकोक्तियां और मुहावरे, ये अति लघु उत्तरी में यही 4 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपके जो पहले के चैप्टर हैं यानी लेखक और कवियों से रिलेटेड, वहां से पूछा गया है। बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है खाने के दांत और दिखाने के, और खाने के दांत और दिखाने के दांत, और जैसे हम हाथी के दांत बोलते हैं, है ना। कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। चलिए, तो इस वाक्य का आपको अर्थ बताना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कोकिल का तद्भव रूप, शब्द रूप क्या है? तो कोकिल का मतलब होता है कोयल। ठीक है, कूप का तद्भव शब्द रूप क्या होता है? कुआं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रा उपसर्ग और सु उपसर्ग भी दिया था, जो यहाँ पर छूट गया है, सु उपसर्ग भी दिया गया है। ठीक है, सु उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्रा उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द, प्रा प्लस कार से प्रकार बन जाएगा, प्रा प्लस हार से प्रहार बन जाएगा। सु से क्या होता है, सु प्लस रक्षा मिलकर बन जाएगा सुरक्षा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुरक्षा हो जाएगा। ठीक है, और सु का बताइए जल्दी से, सु प्लस कुमार, सुकुमार हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, उत्तर नंबर 8 यानी क्वेश्चन 8 आपका कह रहा था कि समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए आपको जल का अगर पर्यायवाची पता है तो आप समुद्र है, ठीक है, और बादल है, तो इन सब के आप जान जाओगे। ठीक है, तो समुद्र शब्द के, समुद्र मतलब क्या होता है? जल को धारण करने वाला। जल को कौन धारण करता है? समुद्र धारण करता है। तो धारण करता है, तो हम जल के पर्यायवाची में धी जोड़ देंगे, जल के जितने भी पर्यायवाची उसमें धी जोड़ दीजिए, आपका समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तो समुद्र के शब्द के 4 पर्यायवाची सागर। अब देखिए
पयो आपका जल का पर्यायवाची क्या है? पयो है, उद है, नदी है, जल है, वारी है, नीर है। बस इसी में क्या करना है आपको? धी और निधि जोड़ना है। पयोधि, उदधि, नदीश, जलधि, वारिधि, नीर, नीर निधि, ठीक है, या नीरध भी होता है। तो ये आपके पर्यायवाची हैं जो कई सारे मैंने आपको बता दिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछा गया है कि एक दंत में कौन सा समास है? तो एक दंत यानी एक दांत की बात कर रहा है और यहाँ पर संख्यावाची है आपका पद, पहला पद संख्यावाची है, तो वहां पर कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। फिर कह रहे हैं नील कमल, कमल कैसा है? नीला है, ठीक है, नीला है कमल जो। तो जहां पर किसी की क्या है, यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। कमल कैसा है? नीला है। यहाँ पर आप क्या बता रहे हो? कमल की ये विशेषता बता रहे हो कि वो नीला है, ठीक है। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खाने के दांत और दिखाने के दांत और कहावत का अर्थ क्या है? यानी बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और हैं। कुछ लोग होते नहीं है कि बाहर से इतनी मीठी मीठी बात करते हैं और अंदर से बस छुरा भोगते रहते हैं। तो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। तो इसके वाक्य का अगर आप प्रयोग करोगे तो क्या कह रहे हैं कि मोहन का व्यवहार घर में अलग और पाठशाला में अलग। ये तो वही बात हुई ना कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहा गया कि कंकर पाथर जोड़ के। और ये जो दिया गया है ये पद, ये आपका कबीरदास जी के द्वारा दिया गया है। कबीरदास जी ने कहा है कि कंकर पाथर जोड़ के, यानी कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लियो बनाए, मस्जिद बना ली। कंकर पत्थर जोड़कर क्या बना लिया? एक मस्जिद बना ली। ता चढ़े मुल्ला बांग दे, यानी उसके ऊपर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से क्या कर रहा है? चीख रहा है। क्या बहिरा हुआ खुदा है, जोर जोर से चीखकर अजान दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कि खुदा क्या हो गए? बहरे हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो कबीरदास जी हैं, इन्होंने इसलिए ये बात कही, उन्होंने कहा कि ये क्या खुदा हमारे बारे में नहीं सुन सकता है? हम उसको अपने मन से या दिल से नहीं जो भी प्रे करते हैं नहीं वो पूरी करता है? इस बारे में इन्होंने कहा। बात करते हैं, अगला हमारा पेपर है 2019 का। चलिए 2019 का पेपर देखते हैं। इसमें आया था, क्या आया था? पर्यायवाची आया है। इसमें भी देखिए समास आया है आपका, पर्यायवाची, आपका समास, आपको मुहावरे, आपको अलंकार, आपको उपसर्ग, ठीक है, और कवियों के रचनाएं और उनके बारे में आपको पढ़ना है जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम सभी को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि पुष्प, पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है? फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल, ये सभी क्या है? ठीक है, ये आपके क्या है? पर्यायवाची हैं। संस्कृत की क्लास तो मैंने दी हुई है, ठीक है, कुछ क्लासेस नहीं हो पाई हैं, संस्कृत की क्लास दी है, आप वहीं से संस्कृत को पढ़िए। बाकी आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी तो जहां पर मुझे लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट और भी चैप्टर हैं जो मुझे आपको रिवीजन करा देना चाहिए या उसको समझा देना चाहिए, तो मैं समझा दूंगी, जैसे हमेशा की तरह करती हूँ। बाकी मैं उतनी ही चीज़ आपको पढ़ाती हूँ जितना आप कवर कर सको और आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आए, 95% आए। और इसी के अकॉर्डिंग मैं स्मार्ट स्टडी कराती हूँ। ज़्यादा आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूँ और आप पेपर में कुछ ना कर पाओ, बैक लग जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उतना ही पढ़ाती हूँ जितना आपके पेपर में आता है और उन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो संस्कृत के लिए कुछ नहीं करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर हैं वो मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं, उससे बाहर नहीं आता है जितने मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, आप उन्हीं को जाकर के पढ़िए। और जिस किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए अगर, तो पहले आपको क्या करना है? 20,000 लोगों तक पहुंचाना है। अगर आप 20,000 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है, सभी लोग मिल करके इस वीडियो को अगर 20,000 लोगों तक पहुंचाओगे, शेयर करोगे, तो फिर ये आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगी, ठीक है। ये आपको पीडीएफ फ्री में दी जाएगी। अगर आप 20,000 लोगों तक सभी लोग मिल करके पहुंचाओगे तो ये पीडीएफ आपको फ्री में दी जाएगी, ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला है बिजली। बिजली का क्या होता है? विद्युत, दामिनी, चंचला, चपला, ठीक है, ये सभी क्या हैं? ये बिजली के हैं पर्यायवाची। अगला है क्वेश्चन हमारा, जीवन निर्वाह में समास है। सभी लोग मिलके करोगे, सभी कॉलेज ग्रुप में करोगे, सभी लोग करोगे, हो जाता है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में भी ऐसे ही आप लोगों ने वीडियोस को पहुंचाया था। सभी ग्रुप में, जितने ग्रुप हैं सभी में इसको शेयर करिए, सभी इस कॉलेज में शेयर करिए, सब हो जाता है। कहने की बात है, पिछली बार भी हुआ था। जीवन निर्वाह में समास है, तो जीवन निर्वाह में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, ठीक है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। वीणा वादनी में समास कौन सा है? देखिए, जहां पर किसी भी भगवान की बात की जा रही हो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। चाहे उसके किसी भी अंग की बात की जा रही हो, चाहे उसके कोई भी इंस्ट्रूमेंट यानी उसके कोई भी जो भी साधन है उनके बारे में बात की जा रही हो, ठीक है, तो इसलिए वहां पर क्या है? बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आग बबूला होना। ये तो आपके जब आप 3rd और 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तब ये पूछा जाता था, आग बबूला होना। ठीक है, यहाँ पे अच्छा वो चला गया है, 1 सेकेंड 2 मिनट वेट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। चलिए आइए देखिए, आग बबूला होना। ठीक है, आग बबूला होना यानी कि बहुत गुस्सा होना। कहते नहीं, अरे भैया मेरी मम्मी तो ऐसे लग रहा है जैसे आज आग बबूला हो गई हैं, या बहुत ज़्यादा अति क्रोध होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक है, कल राधा सीता पर छोटी सी बात को लेकर आग बबूला हो गई, ऐसे आपको वाक्य बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण क्या? आपको पता है अनुप्रास अलंकार क्या होते हैं? जिसमें क्या होता है, किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी किसी भी वर्ड की बार बार दोहराया जाता है किसी भी वर्ण को। जैसे रा, देखिए यहाँ पर रा फिर रा फिर रा फिर रा कई बार आया है। ठीक है, तो रघुपति राघव राजा राम, ये तरीके से चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल और थल में। तो चारू चंद्र की चंचल किरणें, जहाँ पर चा 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 की वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, खेल रही हैं जल और थल में, ला ला की क्या हो रही, बार बार आवृत्ति हो रही है, वहां पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। क्या हुआ बच्चे लोग, आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो भाई? आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आप लोग के। चलिए, हाँ, जैसे तरनी तनुजा तट तमाल, उषा जी बिल्कुल बिल्कुल, बादशाह, उषा, शुभम, सभी ने अच्छा आंसर दिया है, सोनम यादव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, उप उपसर्ग के 2 उदाहरण और प्रति उपसर्ग के 2 उदाहरण बताइए। तो उप से क्या होता है, उप प्लस हार मिलकर क्या बन गया, उपहार बन गया। लेकिन आपको ऐसे ही आंसर देना है। ठीक है, डायरेक्ट आपको उपहार, उपकार, उपसार नहीं लिख देना है। ठीक है, उप प्लस कार मिलकर क्या होगा, उपकार। इसी तरीके से प्रति उपसर्ग में क्या होगा, प्रति प्लस एक मिलकर बनता है प्रत्येक, प्रति प्लस दिन मिलकर बनता है प्रतिदिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में किसे माना जाता है, या किसे जाना जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। यही ही नहीं बच्चा, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी आप पढ़ लीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी हिंदी में। चलिए आगे 2020 में देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आए थे। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। निर और सम उपसर्ग लगाकर एक एक शब्द बना है। आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? समय चूकी पुण्य का पछताने। ठीक है, समय चूकी पुण्य का पछताने। लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करना। सरल वाक्य किसे कहते हैं? कल की क्लास में मैंने बताया, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। केशर और केसर शब्दों में अंतर बताइए। तो जल्दी से बताइए अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ठीक है, और समानार्थी शब्द जिसे हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं, सारे के सारे मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं हम अनेकार्थी शब्द की। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, उन्हें अनेकार्थी, अनेक अर्थ वाला। अनेकार्थी का मतलब क्या होता है? अनेकार्थी का मतलब होता है अनेक, अनेक प्लस अर्थ वाला। ठीक है, अनेक अर्थ वाला, यानी कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर का क्या होता है? आकाश भी होता है, अमृत भी होता है, वस्त्र भी होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है कि निर, देखिए उपसर्ग आपका बहुत पूछा जाता है। ठीक है, पर्यायवाची, तो तद्भव, तत्सम, ये सभी आपको पढ़ना है। मुहावरा, लोकोक्तियां सबने पढ़ा दिया, इसलिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैंने कराई हैं, तब आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है। निर उपसर्ग से बने शब्द कौन कौन से होते हैं? निर्धन,
निर्जन, निर्विकार, निर्दोष, निराश आदि। ठीक है, लेकिन आपको बताना है इस तरीके से और हलंत लगना है रा में। ठीक है, निर्जन, निर प्लस विकार मिलकर हो जाएगा निर प्लस दोष मिलकर हो जाएगा निर्दोष, निर प्लस आशा मिलकर हो जाएगा निराश, निर प्लस आश मिलकर निराश। ठीक है, अगला है सम उपसर्ग से बने शब्द। सम से सम प्लस संस्कृत, संस्कृत बनता है संस्कार, संगीत, संयम, संयोग, संकीर्ण, ये सभी शब्द बनते हैं। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, आंख खुला। आंख खुलने का मतलब होता है होश में आ जाना या होश आ जाना। ठीक है, वाक्य का प्रयोग आप करोगे तो आप अपने आप से जल्दी से एक एक वाक्य लिखकर दिखाओ। आप इसका प्रयोग करोगे, चीटिंग नहीं करना है, अपने आप से लिखकर दिखाओ। तो प्रभु जी का सत्संग सुनकर मेरी तो आंखें खुल गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वाक्य बनाइए भाई, वाक्य बनाइए, होश में आने का वाक्य बनाइए। उत्तर नंबर 9 देखिए, उत्तर नंबर 9 यानी प्रश्न 9 था कि समय चूक की पुण्य का पछताने। ठीक है, तो इसका आपको अर्थ बताना था। तो समय चूक की पुण्य का पछताने यानी कि इनका मतलब ये है कहने का कि समय के निकल जाने पर दुख करने का कोई भी फायदा नहीं है, कोई भी पछताने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई, आरू जी लिख रही है बीटीसी में एडमिशन लेकर मेरी तो आंखें खुल गई। बहुत बढ़िया भाई। तो जब समय निकल जाए उसके बाद, अभी मैं आपसे कह रही हूँ, मैं जो भी चीज़ें पढ़ा रही हूँ आप पढ़ते रहिए, साथ ही साथ मेरे रिवीजन करते रहिए। जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ उसके नोट्स बनाते रहिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो परचेस कर लीजिए। ठीक है, आप उसे ले सकते हो। और मेरे साथ जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप सब करते रहिए। लेकिन अगर समय निकल गया और आपने नहीं किया तो फिर पछताने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सामान्य वाक्य। आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो आप सरल वाक्य कहें या सामान्य वाक्य कहें या साधारण वाक्य कहें, बात एक ही है। तो कल की मैंने क्लास में ये आपको बताया था कि किसी वाक्य में यदि केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है तो उसे हम सरल वाक्य या सामान्य वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे आकांक्षा पुस्तक लिखती है, आप लोग पढ़ाई करते हैं, मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, केसर शब्द का अर्थ और केशर शब्द का अर्थ जल्दी से बताइए। हाँ, जिसमें एक कर्ता एक क्रिया हो। ठीक है, तो केसर जिसको हम केसरिया भी बोलते हैं, केसर जिसे हम सैफ्रॉन इंग्लिश में बोलते हैं ना, आपने झंडे पर देखा होगा केसरिया रंग लगा होता है ना, सबसे ऊपर वाला जो रंग होता है केसरिया रंग होता है, तो उसी को हम केसर बोलते हैं। ये फूल के बीज का रेशा होता है। ठीक है, केशर क्या होता है यादव जी, मैं आपका तो रिप्लाई कर रही हूँ, समय के निकल जाने से कोई मतलब नहीं निकलता है। हाँ बिल्कुल सही। अगला है, केशर शब्द का अर्थ क्या है। देखिए बहुत से लोग, पेपर आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, मैंने आपको बताया है, देख लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा मेरी बात को, आप लोग मेरी बात को लिख लीजिएगा कि आपका एग्जाम जुलाई में ही होगा। देख लीजिएगा आप लोग, इससे पहले नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, केशर शब्द का अर्थ क्या है। तो केशर शब्द का अर्थ होता है जो शेर के गले का जो बाल होता है उसे हम केशर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2021 का प्रश्न पत्र शुरू हो रहा है। चलिए, देशज शब्द का क्या अर्थ है। देशज शब्द, देशज, विदेशी, और ये सारे आपको मैंने पढ़ाया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। लकीर का फकीर होना, मुख मयंक सम मज मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। इसीलिए मैंने कल आपको वाक्य पढ़ाया, क्योंकि वाक्य से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य बहुत पूछा जाता है। तो देशज होते हैं वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का पता ना हो लेकिन वे प्रचलन में हो, यानी उनका इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन उनकी ये नहीं पता होता है किसी को, तो ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आप लोग कहते हो लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, ठुमड़ी, तेंदुआ, ये सभी जो आप इस्तेमाल करते हो ना वर्ड, ये क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि इसमें टा और डा का प्रयोग बहुत होता है, इस वाले डा का प्रयोग बहुत होता है और इस वाले डा का प्रयोग होता था। ढक्कन, डिबिया, ठीक है, लोटा, कटोरा, खिड़की, गाड़ी, पगड़ी, ये सभी क्या है आपके, ये एक ट्रिक है, टा, ढा और डा, इनका यूज बहुत होता है। ठीक है, हाँ, फटाफट, लोटा, इस तरीके से। चलिए अगला है उत्तर नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 7 आपका था कि लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो लकीर का फकीर होना यानी कि देखिए पुरानी बातों पर चलना। आप लोगों ने देखा होगा जो आपके जो बुजुर्ग लोग होते हैं, है ना, दादा दादी, एक बात पे बिल्कुल अड़े रहते हैं और पुराने जमाने की बातों पे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस पर एक वाक्य बनाया कि मेरी दादी आज भी लकीर की फकीर है, कितना भी समझा लो फिर भी उनको कुछ ना कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यानी अपनी बात को वहीं आड़े रखना।
मुख मयंक सा मंजू मनोहर, यानी कि इसका मतलब है जो मुख के समान मयंक है, जहां मुख की तुलना किससे की गई? मयंक। मयंक का मतलब समझते हैं क्या होता है? मयंक का मतलब होता है चंद्रमा। ये देखिए मैंने लिख भी दिया इसीलिए, क्योंकि आप भूलो ना, ठीक है। यानी कि जो मुख है, वो मुख की तुलना किससे की जा रही है? चांद से की जा रही है, कि किसी का जो चेहरा है वो किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो जब किसी से तुलना की जाती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ होता है, यानी एक तो ज्ञान कम है और दिखावा बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा जिनको ज्ञान कम होता है वो बहुत बोलते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, ऐसे लगता है कि इनको सारी चीजें आती हैं। और जिनके पास ज्ञान अधिक होता है वो बहुत ही कम बोलते हैं। तो ज्ञान कम और दिखावा अधिक करना, इसका मतलब क्या है? अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? कल भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य समान अधिकरण योजक से जुड़े हों वहां संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे और से जुड़ा हो, परंतु, इसलिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया आपका? संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया गया था और जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन जो आपका था वो क्या था कि जो सप्तक जो है, ये तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किसने किया है? तो अज्ञे द्वारा 1943, मतलब कब किया गया था ये पूछा गया है। तो अज्ञे के द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया था। और जो अज्ञे ने इसका जो संपादन किया है वो 1943 में नई कविता के प्रणयन हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया, ठीक है। कब किया? 1943 ईस्वी में। ईस्वी आपसे पूछी गई है 1943 में, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब देखिए 2022 का पेपर शुरू होता है और फिर 23, उसके बाद आपकी वीडियो एंड हो जाएगी। कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम आपने पढ़ा होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं। राम ने रावण को मारा, वाक्य में कर्मवाच्य क्या है? ठीक है, कर्ता ने किसको मारा? कर्म को। कर्म कौन है? रावण है। लेकिन यहाँ पर कर्मवाच्य की बात कर रहा है। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ सुलेख किसे कहते हैं? और किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर 4 पंक्ति लिखिए। राष्ट्रीय पर्व जैसे आपके स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, ठीक है, ये सभी। तो इस पर आपको कोई 4 पंक्तियां लिख देनी है। तो पहला क्वेश्चन आपका था कि कथा सम्राट के रूप में हिंदी जगत में किसको विख्यात माना गया है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी को माना गया है। किसको माना गया है? मुंशी प्रेमचंद्र जी को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का क्या नाम था? तो क्या भूलूं और क्या याद करूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राम ने रावण को मारा, इसमें कर्मवाच्य बताना है। तो राम के द्वारा रावण मारा गया। किसके द्वारा? राम के द्वारा रावण मारा गया, ठीक है। चलिए अगला है औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? तो औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ होता है बिल्कुल मूर्ख होना, बेवकूफ होना, क्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुलेख। सुलेख का अर्थ क्या होता है? सुलेख मतलब सु मतलब होता है सुंदर और लेख मतलब लिखना, यानी सुंदर लिखना है या सुंदर लेख। तो सुलेख 2 शब्दों से मिलकर बना है, सु प्लस लेख। सु का अर्थ होता है सुंदर और लेख का मतलब होता है लिखना, यानी जिसका अर्थ होता है सुंदर लिखना। तो सुलेख का अर्थ क्या होता है? सुंदर लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर, चाहे आप स्वतंत्रता दिवस पे लिख सकते हो, चाहे गणतंत्र दिवस, ठीक है, यानी 15 अगस्त, 26 जनवरी, किसी पर भी लिख सकते हो। मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2023 का पेपर शुरू करते हैं और 2023 के पेपर में देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेट सीटेट में बहुत पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? इसलिए मैंने कहा ना, सभी के जन्म आपको याद होने चाहिए, सभी की रचना याद होनी चाहिए, कहाँ हुआ ये भी याद होना चाहिए। रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? मैंने आपसे कहा था कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, शब्द के भेद के नाम पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। क्रिया किसे कहते हैं? मौन वाचन के 2 विशेषताएं बताइए, ठीक है। लोकोक्ति की 2 विशेषताएं बताइए। तो बात करते हैं यहाँ पर महादेवी वर्मा जी हैं, बहुत सही रीना जी, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। किसे? महादेवी वर्मा जी को। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा गया था कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो तुलसीदास जी का जन्म, यानी जो हमारे तुलसीदास जी हैं, इनका पूरा नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास जी था। इनका दूसरा नाम था रामबोला दुबे और इनका जन्म 11 अगस्त 1511 को हुआ था। कब हुआ था? 11 अगस्त 1511 को। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के शोरों में हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको वहां पे दिखाई देंगे, अलग अलग लिखा होगा, ठीक है। ये तो आपको कंफ्यूजन करने वाला है। हाँ ठीक है,
देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, अगर बनावट भी लिखें तो भी एक ही बात है, रचना कहो या बनावट कहो, शब्दों का वर्गीकरण पूछा गया है। तो ये 3 भेद होते हैं रचना और बनावट के आधार पर। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रिया किसे कहते हैं? तो वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पता चलता है या होने का बोध होता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक मतलब कर्म सहित। ठीक है, जैसे बालक विद्यालय जाता है, तो यहाँ पर कर्म क्या है? विद्यालय है। ठीक है, कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। अगला है अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया में कर्म नहीं होता, आ मतलब ना होना, कर्म नहीं होता, वहां पर यहाँ पे आ कर लीजिएगा, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे लड़का दौड़ता है, तो यहाँ पे करता है और क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पे कर्म नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपको इतना लिखना नहीं है, लेकिन मैंने आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है और पूछा भी जा सकता है। अब कहा था कि मौन वाचन की विशेषताएं बताइए। तो देखिए, जब आप मौन वाचन करते हो, मन ही मन पढ़ते हो, तो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ लेते हो, यानी कम समय में अधिक वाचन कर लेते हो। मौन वाचन में ज्ञानेंद्रिय शांत ढंग से कार्य करती हैं और मस्तिष्क की कम से कम ऊर्जा व्यय होती है। आप तेज तेज चिल्लाकर पढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन आप मौन यानी कि चुपचाप मन ही मन पढ़ते हो तो ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती है। अपेक्षाकृत दीर्घ समय तक हम मौन वाचन कर सकते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जब ऊर्जा कम खर्च होगी तो हम ज़्यादा समय तक पढ़ सकेंगे। ठीक है, मौन वाचन से स्व अध्याय की आदत विकसित होती है, यानी खुद अध्ययन करने की आदत क्या हो जाती है? विकसित हो जाती है। अगला है लोकोक्ति की विशेषताएं बताइए। और लोकोक्ति की मैंने बहुत सारी लोकोक्ति और मुहावरे जब पढ़ाया था तो बहुत सारी विशेषताएं बताई थी। तो प्यारे प्यारे मेरे पैसे बच्चों, जल्दी से बता दीजिए कि लोकोक्ति और मुहावरा जो है ये कहाँ से आया है, किस भाषा से आया है? ये जब मैंने पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था। हाँ, मेहनत भी कम करना पड़ता है, बहुत सही। हाँ, मौन वाचन में किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी दुविधा नहीं होती है, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है, बिल्कुल सही। चलिए, लोकोक्ति की विशेषताएं यहाँ पर पूछा गया है कि तो समाज का सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। और ये जो लोकोक्तियाँ जो होती हैं, ये क्या होता है, इनको बनाने में बहुत समय लग जाता है। ये हमारे जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं वही बना पाते हैं, मुहावरे तो कोई भी बना सकता है। और ये जो लोकोक्तियाँ जो होती हैं ये धार्मिक और नैतिक उपदेश रूपी प्रवृत्ति की होती हैं। ठीक है, बहुत सही। लोकोक्तियाँ जो है संस्कृत भाषा से लिया गया। और मुहावरा किस भाषा से लिया गया है? बहुत बढ़िया, मुहावरा किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज की क्लास बहुत अच्छे से कवर हो गई है और आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसी तरीके से आपको जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको सिर्फ आंसर देना है और इतने ही शब्दों में देना है, इतने ही वर्णों में देना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है सेम ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। बस आपको रेड पेन और आपको ग्रीन पेन का यूज़ नहीं करना है, बाकी आपको इसी तरीके से अपनी कॉपी को लिखना है। तो अगर आप PDF चाहते हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और मैं आपको PDF प्रोवाइड करती रहूँगी, ताकि आपको आराम से जैसे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ते थे वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।